कि बीजेपी के पास एक ऐसा साइलेंट सिपाही है जो आता है और चुप करके अपना काम करके चला जाता है। बंगाल से ही प्रेरणा लेता है संघ और बंगाल में ही भगवा जड़ें जमाना बेहद मुश्किल काम है। कि 800 साल की गुलामी में रहा है भारत, तो इसको एक जो पुरानी ऊंचाइयों पर ले जाना, उन्हीं संस्कृति को जीवित करना और जितने भी इस कालखंड में जितने भी दिक्कतें आई हैं, समाज में विकृति आई है, उनको दूर करना, उसमें संगठन क्रांतिकारी संगठन काम आने वाला नहीं। तब जाके इन्होंने आरएसएस की नींव रखी, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस में भी जुड़े। वहां पे मैं कह रहा हूं कि बंगाल को कभी संघ ने नॉन सीरियस नहीं लिया। इस वक्त वो आदमी भेजा गया, 4 बड़ी हस्तियां, वो आदमी भेजा गया उनकी जगह जिसने मतलब इतने बड़े बड़े संगठन संघ के शुरू किए, दत्तोपंत ठेंगड़ी। वहाँ क्लब कल्चर होता है। क्लब ये कि आसपास के जो खलिहर लड़के हैं उनको कोई एक इमारत कह लीजिए या कोई छत दे दी जाती है, उसके नीचे कैरम बोर्ड रख दिया जाता है। ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ी जब आई मैदान में, तो एक चेहरा थी करप्शन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। धीरे धीरे उन्हें खुद शायद पता नहीं चला कि उन्होंने खुद कभी करप्शन किया हो ना किया हो, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप पूरा सही हमें लगता है जितनी रिपोर्ट्स आई हैं। भाई शुभेंदु अधिकारी का जलवा देखिए, 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा देना छोटा काम है। एक एक कार्यकर्ता में दिलीप कुमार घोष मार खाते रहे, बीच में कितने कितने आरोप लगते रहे, लेकिन वो करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिल्म समीक्षक और इतिहासकार विष्णु शर्मा जी। वेस्ट बंगाल के जो चुनावी नतीजे आए हैं वो बहुत सारे लोगों को दंग कर, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। उनका ये कहना है कि ये चुनाव चोरी कर लिया गया, बेईमानी से जीत गए, सेंट्रल फोर्सेस ने एक पॉलिटिकल पार्टी को ये चुनाव जितवा दिया। लेकिन इससे इतर एक और कहानी है जो हमने हरियाणा में देखी, जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो हमने बिहार में देखा कि बीजेपी के पास एक ऐसा साइलेंट सिपाही है, वो संघ का सिपाही है जो आता है और चुप करके अपना काम करके चला जाता है और बाद में हमें बीजेपी जीतती हुई दिखाई देती है। संघ को विष्णु शर्मा सर बेहद नजदीक से जानते हैं और इसीलिए हमने विष्णु सर को कहा कि सर जरा समझाइए, ये जो विजय है बंगाल की, जहाँ बीजेपी दोहरे शतक के पार चली गई है, कभी कहानी 3 से शुरू हुई तो 77 पे रुकी, फिर थोड़ी डगमगाए भी पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में और अब तो वहां पर पूरा राज्य भगवामय हो गया है। इसमें संघ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने 100 कहानियां लिखी थी आज तक के लिए भी संघ के ऊपर, उनका इतिहास और कैसे अलग अलग स्टेट्स में किन किन लोगों ने जड़ें जमाई। उसी की कहानी थी बंगाल को लेकर कि कैसे बंगाल से ही प्रेरणा लेता है संघ और बंगाल में ही भगवा जड़ें जमाना बेहद मुश्किल काम रहा। तो अब यही लोगों को जानना चाहिए कि जो नींव के पत्थर हैं, उन लोगों ने जो मेहनत की, वो आज यहाँ पहुंचा। मैं आपको पहले शुरुआत से बताना शुरू करता हूँ कि कैसे 3-3 जो संघ के शुरुआती सरसंघ चालक थे, वो बंगाल में कैसे जुट गए। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि संघ की प्रेरणा क्या है। जो डॉक्टर हेडगेवार थे, उस वक्त जैसे एक यंग एज में हम सब लोग एक जुनूनी होते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ते हैं और उस वक्त तो वो टाइम था जबकि देश गुलाम था। तो ऐसे में हर युवा जो होता था कि कैसे भी क्रांतिकारी बन जाऊं, क्रांतिकारियों से जुड़ जाऊं। वो डॉक्टर हेडगेवार के भी साथ भी हुआ। जब उन्होंने अब आप याद रखिए कि बंगाल कैसे संघ के पहले सरसंघ चालक, जिन्हें वो आद्य सरसंघ चालक बोलते हैं, जैसे आद्य शंकराचार्य होते हैं, वैसे ही कि जहां से जड़ें निकली संघ की, जहां से जिस दिमाग में ये आइडिया आया कि संघ को खड़ा करना है, उसके दिमाग में बंगाल कैसे घुसा हुआ था। सबसे पहला उनका जो आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था वंदे मातरम आंदोलन। ये 9 में पढ़ रहे थे शायद, 9th क्लास थी, कोई नील हाई स्कूल करके था नागपुर का। और वहां पे पढ़ते पढ़ते जब वंदे मातरम का शुरू हुआ आंदोलन बंग के दौरान, तो उस वक्त ये हुआ कि युवाओं में देश भर के जागृति फैलने लगी। तो इन लोगों ने भी तय किया, जो डॉक्टर हेडगेवार थे, केशव बलराम हेडगेवार और उनके जो साथी थे, उन लोगों ने तय किया कि जो भी टीचर आएगा, एक इन्विजिलेटर आने वाला था जो निरीक्षक अंग्रेज,
वो आने वाला था कि यहाँ शिकायतें कुछ मिल रही हैं कि गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं उस तरह की, तो वो आने वाला था, तो उसका स्वागत हर क्लास में वो करेंगे कि जोर से वंदे मातरम बोल के। तो वो जिस क्लास में जाता वहाँ वंदे मातरम के नारे लगते, तो वो बड़ा परेशान हो गया। फाइनली उन्होंने पता करवाया कि कौन स्टूडेंट्स थे। 2 स्टूडेंट्स छाँटे गए, एक डॉक्टर हेडगेवार थे और दूसरे का नाम कहीं इतिहास में मिला नहीं। मैंने भी बहुत खोजा, तो डॉक्टर हेडगेवार को और उस स्टूडेंट को वहाँ से निकाल दिया गया। अब सोचिए कि बंगाल की भूमि से निकला वंदे मातरम, डॉक्टर हेडगेवार एक आंदोलन पहला शुरू करते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में जो भी थे, और उसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं, तो फिर जो उस वक़्त रास बिहारी बोस और कई सारे लोगों ने एक नेशनल स्कूल शुरू किए थे। तो उसी की नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया, और पहले तो उनके स्कूल में दाखिला लिया, 10th पास की। उसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई करने कहाँ पे आए? बंगाल, कोलकाता में। उसके 2 उद्देश्य थे, एक तो ये नेशनल स्कूल में पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना। दूसरा उन्हें जो करना था, वो ये करना था कि कैसे क्रांतिकारियों का गढ़ बोले जाता था बंगाल उस वक़्त। अनुशीलन समिति एक बड़ा संगठन होता था, वो उससे जुड़ना चाहते थे, जुड़ गए। वहाँ से जुड़ते-जुड़ते मैं आपको बता रहा हूँ कि मनिकतल्ला कांड हुआ था, अगर थोड़ा-सा इतिहास आपको पता हो। वहाँ से वो अरबिंदो घोष और बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए। उन्हें एक काम दिया गया कि जो जितने क्रांतिकारी देश भर में हैं, उन तक चिट्ठी, पत्री और शस्त्र 2 चीज़ पहुँचाना। ये काम था। कोर कमेटी में वो शामिल हो गए अनुशीलन समिति की। उन्हें भी लगा कि क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया जाए उधर महाराष्ट्र में, अपना भी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनके एक साथी थे भाऊराव कावरे, पर उन्हें लगा बाद में कि यार क्रांतिकारियों को तो पकड़ के गोली मार देते हैं, तो बड़ा शॉर्ट या फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो एक शॉर्ट जो उनका जीवन रहता है, और वो उनसे क्रांति की लपटें तो आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव जैसा वो सोच रहे थे कि 800 साल की गुलामी में रहा है भारत, तो इसको एक जो पुरानी उन ऊँचाइयों पे ले जाना, उन्हीं संस्कृति को जीवित करना, और जितने भी इस कालखंड में जितने भी दिक्कतें आई हैं, समाज में विकृतियाँ आई हैं, उनको दूर करना। उसमें ये संगठन क्रांतिकारी संगठन काम आने वाला नहीं है। तब जाके इन्होंने आरएसएस की नींव रखी। लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस में भी जुड़े, वहाँ भी उन्हें नहीं लगा। तो क्रांतिकारी जो संगठन था, वो क्रांतिकारियों की मदद करते रहे लगातार। सुखदेव की भी मदद की उन्होंने, कई सारे क्रांतिकारियों की लिस्ट मैंने उसमें दी थी जिनकी उन्होंने मदद करी। लेकिन जब उन्हें आरएसएस की जड़ें बढ़ानी थी, तब उन्हें फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि मुखर्जी परिवार से उनके रिश्ते वहाँ रहे थे पढ़ाई के दौरान, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आए, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल संगठन शुरू करिए। वो उस वक़्त वो तैयार नहीं थे कि हम अपना संगठन पहले शुरू कर लें। लेकिन जब हिंदू महासभा शुरू हुई, उसका एक सम्मेलन वहाँ पे हुआ 1937 में शायद, कोलकाता में। तब डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि बंगाल में संघ को, अब सोचिए संघ शुरू हुआ है 1925 में, 12 साल बाद वो बंगाल में शुरू करने के लिए वहाँ पे 4 लोग गए। गुरु गोलवलकर थे उस वक़्त, और उस वक़्त उनकी ऐसी पोज़ीशन नहीं थी, लेकिन वो विद्वान थे, उनको इसलिए साथ रखते थे। विट्ठल भाई पाठकी थे, और एक और मैं कोई नाम भूल रहा हूँ, ये 4 लोग वहाँ पे गए। और उस हिंदू महासभा के साथ-साथ उन्होंने वहाँ का दौरा किया, उस जगहों का किया, उन लोगों को उनसे मिलाया, जो लोग थे, जो पुराने डॉक्टर साहब के परिचित थे, तो कैसे यहाँ शुरू हो सकता है। फिर उसके बाद एक सिंधी की मीटिंग है महाराष्ट्र में, जो बड़ी, जिसने आरएसएस के खड़े होने में एक बड़ा रोल प्ले किया। उस मीटिंग में तय हुआ कि हम बंगाल में शुरू करेंगे, और उसके लिए विट्ठल भाई पाठकी, इनको वहाँ पे भेजा जाएगा, और उनके साथ सहयोगी के तौर पे गुरु गोलवलकर जाएँगे। 1939 वर्ष प्रतिपदा का दिन, और मनिकतल्ला, वही मनिकतल्ला बम कांड फेमस हुआ था, मनिकतल्ला वाले इलाके में एक शाखा शुरू की गई, पहली शाखा संघ की। 22 मार्च 1939 शायद डेट ये थी। और वो शाखा शुरू हुई, वहां से आरएसएस की नींव पड़ती है। लेकिन गुरु गोलवलकर 1 महीने रहे। अब एक और खास बात ये मैं कह रहा हूँ कि लगातार, जैसे आपने सुना, इनका डॉक्टर हेडगेवार ने प्रेरणा कहाँ से ली? उनकी जो नींव पड़ी वो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते हुए हुई, वंदे मातरम आंदोलन से हुई, विवेकानंद जी को वो मानते थे, अरविंदो घोष से उनके संपर्क थे। कांग्रेस में रहते हुए भी जब आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष का 1907 और उसके बाद का भी ये चल रहा था कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। तो वो खुद, एक और उनके साथ एक बड़े नेता थे, नाम दिमाग से उतर रहा है मेरा, उनके साथ वो मनाने के अरविंदो घोष उस वक़्त सन्यासी आश्रम में चले गए थे कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए, आप जैसे व्यक्ति को ज़रूरत है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो राजी नहीं हुए, तो वो वापस आए। यानी कहीं न कहीं बंगाल से उनका इतना नाता पड़ रहा था, और गुरु गोलवलकर, उनका बंगाल से उनसे भी ज़्यादा गहरा नाता था। संघ में काम करते हुए काशी में पढ़ा रहे थे उस वक़्त, तो काशी में पहली शाखा शुरू करने में गोलवलकर जी का रोल रहा, वहाँ प्राध्यापक थे वो।
लेकिन जब वापस नागपुर आ गए, उनके साथ जुड़ गए, लेकिन नागपुर में रहते-रहते वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। अब बंगाल से निकला विवेकानंद जी का कनेक्शन आपको पता होगा। वहाँ से गुरु गोलवलकर को ये लगता है कि उन्हें रामकृष्ण मिशन में और जाना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। वो एक दिन बिना बताए कि मैं आऊँगा बाद में, वो चले गए। बाद में हेडगेवार को खबर हुई कि ये तो छोड़ के चले गए। कहाँ गए? बंगाल, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई थे, स्वामी अखंडानंद जी। उस वक़्त वो रामकृष्ण मिशन के प्रमुख थे और वो कहीं कोलकाता से दूर, मैं जगह का नाम अभी दिमाग से उतर रहा है, वहाँ पे जाके उनकी सेवा की, लगातार लगे रहे, सारे काम किए, जो एक शिष्य कर सकता है और उनको प्रभावित किया अपनी सेवा से, उनको दीक्षा ली। उस दीक्षा को लेने के बाद स्वामी अखंडानंद जी उस वक़्त कुछ ही महीनों में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वापस वो संघ में लौटे। तो यानी उनकी दीक्षा जो हुई, वो बंगाल में हुई। बंगाल उनके उसमें था, तो बंगाल में इसलिए गुरु गोलवलकर को भेजा गया। 1 महीने गुरु गोलवलकर रहे, फिर उन्हें एक नागपुर में संघ का शिक्षा वर्ग लगना था और हेडगेवार बीमार चल रहे थे, उनको बुला लिया और उनकी जगह भेजे गए बाला साहब देवरस। अब सोचिए, बाला साहब देवरस जो तीसरे सरसंघ चालक थे, अब उनकी ड्यूटी लगती है वहां पे बंगाल में। बंगाल कैसे प्रमुख था, कितना बंगाल को प्रमुखता दे रहे थे, और बंगाल नहीं, कल आसाम में बीजेपी दोबारा आई है। देवरस जी को बंगाल के साथ साथ कुछ दिनों बाद आसाम की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने करीब तब 45 या 45 तक शायद काम किया, 5-6 साल देवरस जी ने। फिर देवरस जी को बुलाया गया कि आपकी अब नागपुर में जरूरत है, आप आइए। गुरु गोलवलकर पूरा संभाल चुके थे और उन्हें समझ में आ गया था कि जो कार्यालय का काम है, मुख्यालय का, वो देवरस जी संभालेंगे। उसके बाद वहां पे मैं कह रहा हूं कि बंगाल को कभी संघ ने नॉन सीरियस नहीं लिया। इस वक्त वो आदमी भेजा गया, 4 बड़ी हस्तियां, वो आदमी भेजा गया उनकी जगह, जिसने मतलब इतने बड़े-बड़े संगठन संघ के शुरू किए। दत्तोपंत ठेंगड़ी, दत्तोपंत ठेंगड़ी 42 में सबसे पहले कालीकट भेजे गए थे केरल में, वहां उन्होंने संघ का काम शुरू किया। 3 साल बाद जब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति में दम है, इसको बंगाल भेजा जाना चाहिए, तो देवरस जी को बुला के दत्तोपंत ठेंगड़ी, आपको बताऊं मैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दत्तोपंत ठेंगड़ी यानी मजदूर संगठन, वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का वो माना जाता है संगठन, और वो उन्हें शुरू करने के लिए वो वामपंथी एक संगठन में शामिल हो गए कि मैं सीखूं पहले क्या होता है। उसके बाद उन्होंने अपना संगठन शुरू किया। वो दत्तोपंत ठेंगड़ी कालीकट से भेजे जाते हैं और वो दत्तोपंत ठेंगड़ी उन्होंने अधिवक्ता परिषद, विद्यार्थी परिषद, मतलब कितने संघ के संगठन हैं, स्वदेशी जागरण मंच, जिसको शुरू करने में दत्तोपंत ठेंगड़ी का बहुत बड़ा रोल है कि वो उन्होंने शुरू किए। अब और वो भी कब तक, मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया दत्तोपंत ठेंगड़ी, और जिन्होंने शायद पद्म भूषण लौटा दिया था। दत्तोपंत ठेंगड़ी के बारे में उन्हें जब ये सम्मान दिया रहा था, उन्होंने विनम्रता के साथ मना कर दिया कि मैं इस सम्मान को नहीं लूंगा। उसके बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी वहां पहुंचे। दत्तोपंत ठेंगड़ी की 3 साल बाद ही गांधी हत्या के आरोप में संघ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली वापस आके वो विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एक संगठन शुरू किया, विद्यार्थी परिषद 49 में। उसके बैनर तले मीटिंग्स होने लगी, छुप-छुप के मीटिंग होने लगी, लेकिन फिर वहां वो व्यक्ति भेजा जाता है जो और बड़ा आदमी एक तरह से, एकनाथ रानडे। एकनाथ रानडे कौन? विवेकानंद स्मारक जो बना हुआ है, इंदिरा गांधी ने खुद वहां गई उद्घाटन करने या दौरा करने वहां पर, वो विवेकानंद शिला। आप सोचिए, वो विवेकानंद शिला जो स्मारक बनाया वो एकनाथ रानडे ने बनाया था, लेकिन अब एकनाथ रानडे को जिम्मेदारी दे दी गई कि पूरा बंगाल संभालिए, आसाम संभालिए, उत्तर पूर्व के जो बाकी स्टेट्स हैं उनको भी संभालिए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आजादी के आसपास ही बंगाल को लेकर, उससे पहले भी बंगाल को लेकर संघ कितना लगा हुआ था, अपने एक से एक बेहतरीन प्रचारकों को वहां भेज रहा था। उनकी जो मेहनत थी, कैसे मेहनत थी, एकनाथ रानडे ने धार, एमपी का धार में उनके एक परिचित थे, अमल कुमार बसु। अमल कुमार बसु बंगाली उनका था तब, पूरा जो जो उनके खानदान में बहुत बड़े-बड़े लोग थे, लेकिन उन्हें भागना पड़ा वहां से, और वो वहां रह रहे थे। उनको समझाया गया देश की आजादी के बाद कि आप रहिए और संघ का काम संभालिए। एक दिन वो व्यक्ति संघ का कार्यवाह, संघ का प्रचारक, प्रदेश प्रांत प्रचारक, प्रांत संघ चालक, ऐसी बड़ी-बड़ी पोजीशंस पे पहुंचा, वकालत की, पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं और साथ में संघ का काम खड़ा कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो चेहरे थे वहां निकाले गए, और कालीदा के नाम से काली बोस हैं, उनकी पत्नी तो जो संघ की, जो आप उसे महिला विंग कह सकते हैं, राष्ट्र सेविका समिति, उसकी भी प्रांत संचालिका रही।
तो इतने सारे लोग थे जिन्होंने वहां पर संगठन को खड़ा किया। ये भगवा जड़ें मजबूत करने का काम था, जो हुआ। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो कह रहे थे कि ऐसा प्रदेश जहां से हम प्रेरणा ले रहे हैं, वंदे मातरम जहां से ले रहे हैं, जहां से नेताजी बोस हैं, जहां से रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जहां से आपके फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं से निकले। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेडगेवार जी को कहते रहे कि एक पॉलिटिकल संगठन खड़ा करिए, लेकिन वो गुरुजी के बाद में खड़ा हुआ। वो कहानी अलग है बिल्कुल। ये शुरुआती कहानी मैंने आपको बताई, कैसे ये जड़ें मजबूत हुई वहां पे। ये तो वो दौर था जब बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं थी। हाँ, बीजेपी तो 1980 में आई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर। हम मेरा जन्म ना बंगाल का ही है। हो तो हम लोग जहाँ रहते थे, छोटा छोटा सा शहर था बिरलापुर, बजबत के पास का इलाका है, साउथ 24 परगना में, हुगली नदी के किनारे। वहां पर बहुत सारी कंपनियां जैसे जूट मिल, फाइबर, लीलो उस जमाने में हुआ करती थी। सारी कंपनियां बिरला की थी। वहां पर हमने देखा ये जो यूनियन बाजी देखा, जिसमें पूरा बंगाल बर्बाद हो गया, जहां बेमतलब का आंदोलन, बेमतलब का हड़ताल। और ये हम्म, वो दौर था जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुए, और बाद में हमने ममता बनर्जी को भी देखा, जिसमें ममता बनर्जी ने भी लगभग वही पूरा का पूरा सेटअप जो है, पॉलिटिकल सेटअप जो वामपंथियों का था बंगाल में, उसी पॉलिटिकल सेटअप को आगे बढ़ाया। हमने तब भी देखा कि बीजेपी का झंडा जो लोग उठाते थे वो मार खाते थे, जो छुट लोग हम्म, उठाते थे। और आज के दौर में तो ये हो गया था विष्णु सर, इवन बीजेपी जब 77 सीट पर थी तब भी मेरे पिताजी लोग अभी हाल फिलहाल बंगाल गए थे। वो कह रहे थे कि दीवारों से लेकर घरों तक कहीं बीजेपी का एक झंडा उन इलाकों में नहीं दिखा। और ये बताया गया वहां क्लब कल्चर होता है सर। क्लब ये कि आसपास के जो खलिहर लड़के हैं उनको कोई एक इमारत कह लीजिए या कोई छत दे दी जाती है, उसके नीचे कैरम बोर्ड रख दिया जाता है और वो पूरे दिन कैरम खेलते रहते हैं और पार्टी का काम देखना। मतलब अगर चुनाव आ रहा है, वो चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, असेंबली पोल हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें वो घर घर जाकर लोगों को धमकाते हैं कि आपको वोट कहाँ करना है। ये वाला सेटअप वामपंथियों का था। बाद में ममता बनर्जी ने उसको कंटिन्यू कर ये दिया। जो ये जो क्लब कल्चर है ना, मैं पहले आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है मेरी, उल्टी आ रही होगी, गुमनाम नायकों की गौरवशाली गाथा है। अब इसमें एक फोटो है घोड़े पे कोई। मैं आपको बताता हूँ इनका बंगाल कनेक्शन क्या है। क्लब की बात की ना आपने, एक प्रीतिलता वाडेदार थी बंगाल में, और 21 साल की थी शायद उस वक्त। वही क्रांतिकारी विचार थे उनके मन में बहुत ज्यादा, देश के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने एक यूरोपियन क्लब था, पर यूरोपियंस ने शुरू किया वहाँ क्लब। वो मौज मस्ती करते थे, जनता पे जुल्म ढाते थे, और वहां उनकी रात में महफिलें जमती थी। हाँ, उस क्लब पे बोर्ड लगा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसको देख के मतलब सोचिए कि बाकी जितने भी अंग्रेजों के जो तलवे चाट रहे होंगे उस वक्त, उनको शर्म नहीं आती थी, उस लड़की को शर्म आ गई। वो अपने साथियों को लेकर पहुंची क्लब में, बस ये मार वो मार, और जब पकड़ में आ गई उन्होंने शायद सुसाइड कर ली जो भी। ये जो चीजें हैं, वो गोली मारी थी जहां तक मुझे मालूम है। अभी मैं भूल ही गया हूँ उस पूरी कहानी को, लेकिन उन्होंने उस वक्त बहुत विरोध किया उसको। मैंने एक इस किताब में लिया इसको, और दूसरा जो किताब पे चेहरा था, जो आप देख रहे थे घोड़े पे जो बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ बंगाल प्रतिरोध का एक बड़ा उदाहरण था। इस व्यक्ति के बारे में, इनको बाघा जतिन कहते हैं, जिनका मैंने आपको फोटो दिखाया, घोड़े पे ये मूर्ति उनकी लगी हुई है। तो बाघा जतिन, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, बाघा जतिन वो चेहरा हुआ करता था एक दौर में बंगाल का, कि जिनके बारे में जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे उस वक्त। अब पुलिस के चीफ से मेरा मतलब, जो लोग नहीं जानते हैं, 1911 से पहले जो देश की राजधानी थी वो कोलकाता थी। अंग्रेजों ने कोलकाता को राजधानी बनाया था, फोर्ट विलियम जो वहां का फोर्ट होता था, वहां से राजधानी चलती थी। और वो मजबूर की गई वहां से क्रांतिकारियों की वजह से। और वो कौन क्रांतिकारी थे? उनमें बाघा जतिन, रासबिहारी बोस, दो बड़े नाम थे। तो बाघा जतिन ने इतना परेशान कर दिया था अंग्रेजों को उस वक्त। 1915 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी मौत के बाद जो वहां के जो पूरे, एक तरह से पूरे देश के जो पुलिस के चीफ थे, उसने एक बात कही थी कि अगर ये व्यक्ति जिंदा रहता और कामयाब हो गया होता तो देश को आजाद 1915 में ही करा लेता।
और इस देश का ये राष्ट्रपिता कहलाता। समस्या ये थी कि वो बाघा जतिन जो सपना देख रहे थे, जो प्रीति लता वाडेदार सपना देख रही थी, सूर्य सेन जो सपना देख रहे थे, वो कहाँ गया? जो अरविंदो घोष ने देखा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा, स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, वो गुंडों का गढ़ बन गया। समस्या ये हो गई कि वो गुंडों का गढ़ बन गया। ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ी, जब आई मैदान में तो एक चेहरा थी करप्शन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। धीरे-धीरे उन्हें खुद शायद पता नहीं चला कि उन्होंने खुद कभी करप्शन किया हो ना किया हो, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप पूरा सही हमें लगता है, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, कि एक तरह से वो शील्ड हो गई उन सबकी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका भतीजा या उनके इर्द-गिर्द के लोग क्या-क्या कर रहे हैं। 300 एक लोग चीज़ 2021 में। जैसे मैं जी। एक चीज़ मैं आपसे कन्फर्म करना चाहूँगा, जैसे जो वामपंथी गिरोह है, वो कहीं न जी। कहीं कट्टर इस्लामिक वो जो थॉट प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, उसके हुँ। बिल्कुल साथ है, जो कट्टर हुँ। वामपंथी। वही का पूरा सेटअप जो है ममता बनर्जी में ने भी अपनाया और जो आप कह रहे हैं गुंडा, वो जो गुंडा तंत्र है, वो प्रॉपर कट्टर मैक्सिमम वो लोग हैं जो कट्टर इस्लामिक हैं। जहाँ महिलाओं का कोई हुँ। लेना-देना नहीं है, जहाँ महिलाओं के साथ ब्रुटल से ब्रुटल अपराध होने चाहिए, जहाँ जो गैर मज़हबी लोग हैं, जो गैर इस्लामी हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है और ममता बनर्जी ने क्या इसको चुपचाप अपना लिया। बहुत पहले इसकी वहाँ पर नींव पड़ चुकी थी। ये इस लड़ाई से इस्लामिक समाज को ना, जहाँ भी जो भी विद्वान लोग हैं और जो समझ के सोचने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है कि उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो आतंक का गढ़ बन जाती हैं, आम आदमी उनमें रह नहीं पाता। उनके अपने नियम चलने लगते हैं वहाँ पर, जैसे ही ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी के राज में भी तमाम सारे कंगारू कोर्ट चल रहे थे और ये इतिहास में जड़े जाएँगे। तो ये आपको केरल का मोपला विद्रोह, जो अभी ये बंगाल फाइल्स फ़िल्म आई थी, उसमें देखा होगा, डायरेक्ट एक्शन डे, उसमें जो चीज़ें हुई, लोगों ने देखी, फिर देश का विभाजन हुआ, 1905 में जो बंग भंग हुआ, उससे ही नींव पड़ गई थी, अंग्रेज़ों ने उसको साधा कि कैसे किया जाए, फिर 1906 में बंगाल के ढाका में जब नींव रखी गई मुस्लिम लीग की, कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल्स में, एक लाल इश्तिहार होता था। उसमें ये साफ था कि ना मुस्लिमों की, आज जो बात करते हैं ना, बायकॉट की बात थी, कि ना मुस्लिम कोई भी परिवार हिंदुओं से कुछ खरीदेगा, ना कुछ भी उनके साथ कुछ नहीं करेगा और एक दिन ये हमारे गुलाम बनेंगे। इस तरह की बात वहाँ की जाती थी और अंग्रेज सरकार उनको बढ़ावा देती। और एक दिन उनको लगता था कि उनका राज आएगा। इसी के चलते आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम में अशफाकुल्ला खान के अलावा आपको नाम नहीं मिलता कोई। और स्थिति ये इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता था। गांधी जी ने कोशिश की। गांधी जी ने कोशिश की खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करके। जो दोनों अली भाई थे उनको सपोर्ट किया गया और वो अली भाई जब गए खिलाफत के लिए, जब गए बगदाद के खलीफा के पास, पहले उसी खलीफा के पास पहुँचे तुर्की के, उसने उनको भगा दिया। बगदाद के खलीफा ने क्या किया कि दोनों भाइयों की दाढ़ी पकड़ के आपस में सर टकरा दिए इनके। बोले कि तुम अपना देश सँभाल लो पहले, हमारा हमें क्या खिलाफत हमारी दिलवाओगे तुम? जाओ तुम, हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। अपना तो देश सँभाल लो। तो समस्या ये थी कि जो बॉर्डर के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ ये समस्या ज़्यादा होती है, वहाँ सरकार को संवेदनशील होने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। तमाम जो बांग्लादेशियों का जो ब बाढ़ आई है इधर की तरफ, उनमें कौन देश के प्रति सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है, फिर अवैध पशु व्यापार और जाने कौन-कौन से व्यापार, कौन-कौन घुस रहा है वहाँ से, कैसे-कैसे लोग आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हुई और इन सब से उम्मीद तो की जा रही है कि मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से ये नया वो आया है। लेकिन ये ज़रूर है कि बंगाल जो कभी संस्कृति का एक गढ़ होता था, पूरे देश को प्रेरणा देता था, व्यापार का बड़ा गढ़ होता था, पढ़ाई का बड़ा गढ़ होता था, वो बंगाल गुंडों का गढ़ बन के रह गया। ये बड़ी समस्या थी। हालत ये थी कि इतनी गुंडागर्दी आप समझिए कि प्रणब मुखर्जी वहाँ से इतने दिनों सांसद होते आए, इतने बड़े-बड़े पोस्ट पे रहे। उन्होंने एक मंदिर, वहाँ के एक राजा हुआ करता था शशांक, जहाँ तक मुझे याद है। उनका एक पुराना मंदिर 200 साल पुराना मंदिर कोई ढूँढ के निकाला, उनका बनवाया हुआ। तो उसपे लोगों ने सियासत शुरू कर दी।
अभी कल एक खबर आई है कि पुराना मंदिर जो कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदुओं को सौंपा नहीं जा रहा था, उसको उस पे कब्जा कर रखा था, वो खोल दिया गया है। वो कल तो खुला क्या सर। हाँ। समस्या क्या है? तो समस्या क्या है? 300 लोग 2021 की पोस्ट वायलेंस हिंसा में मार दिए गए, बीजेपी के कार्यकर्ता। कितने लोगों ने वहां झेला है? आप बात करते हो ईवीएम की, ईवीएम में ये हो रहा है, ईवीएम में वो हो रहा है, आप खुद ईवीएम में सेलो टेप चिपका रहे हो। वहां टेप चिपक रही है ईवीएम में, अब तो ये सामने आया, पहली बार ये कोशिश की गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे की जो जनरेशन जी जिसे बोला जाता है उसको समझना पड़ेगा कि एक फेस को ये लोग आगे करते हैं, कभी केजरीवाल को आगे कर दिया, कभी ममता बनर्जी को, भाई इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, इनको वोट दो, इनको चुनो, और फिर उनके पीछे एक मुस्लिम वोट बैंक के नाम पे जो राजनीति होती है, गुंडागर्दी होती। ओपन कंगारू कोर्ट, मतलब वहां से वीडियो, हम और आप चैनल में रहे, वीडियो कैसे आते थे कि महिला को कोई टीएमसी का गुंडा ओपन वीडियो में मतलब मार रहा है बेल्ट से, सजा दे रहा, वहीं कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। और फिर ममता भी ऐसी हो गई, कल भी घुस गई उसमें कि मेरे लात मारी है। अभी उनके साथ कोई गार्ड नहीं है, कोई जो उनकी सेलिब्रिटी सांसद चलती थी कोई भी नहीं था कल साथ में। और फिर ईडी ने कोई छापा मारा आईपैक पे, तो वो वहां पहुंच के ईडी को रोक लिया उन्होंने। कर क्या रही है? मिला है मुझे 2021 चुनाव के बाद बताया था कि 2021 चुनाव के नतीजे आने से पहले कितने होटल्स बुक कर लिए गए थे। टीएमसी के गुंडों ने लड़कियां चिन्हित कर ली थी, उठा के लाएंगे और गैंग रेप करेंगे, और हुए भी। लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, और ये सारे पाप अब खुलेंगे। अब देखते जाइए, अब वो सब पाप खुलेंगे। कितनी सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया गया, वो सब खुलेंगे धीरे धीरे, अब देखते जाइए। जब यूपी में अब तक, संभल को देखिए, एक किला का किला, पूरा का पूरा किला कब्जा कर लिया, तालाब के तालाब कब्जा लिए। क्या कर रहे हैं? हम इसे दुनिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ी ना है कि आप ज्यादा हो गए संख्या में तो कुछ भी करो। आपको लगता है कि आपकी बात सही है, लड़ो, फैक्ट्स के साथ लड़ो। आपने वामपंथ की बात की थी ना, वामपंथी माने जाते हैं कि वो आइडियल हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, कैडर एक उनका, पढ़े पढ़े लिखे लोग इसीलिए जुड़ते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इस देश का इतिहास गलत पढ़ाया गया, और वो इतिहास मैंने देखा कि वामपंथियों के जो नए बच्चे मिलते हैं बड़े अच्छे, तो उस कैडर से आते हैं, उनके फैक्ट्स ही गड़बड़ है। उनको पता ही नहीं है, वो सीबीएसई एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़ के आए उनमें जब गलत पढ़ाया जा रहा है तो कहां सीखेंगे? तो वो वही पढ़ेंगे, वही सीखेंगे। उन्होंने जड़ से काम किया, जो मैकाले ने किया। पहले मैकाले ने किया, हमारे धर्म ग्रंथों में बदलाव किए, जो इंडोलॉजिस्ट थे उन्होंने, फिर मैकाले ने पढ़ाई में बदलाव किए, तो हमें वो पढ़ाया गया जो वो चाहते थे कि हम ऐसे बन जाए। आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है, उन्हें नहीं पसंद है कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति चले, उनको अपनी शिक्षा पद्धति चलानी है, उन्हें से काले अंग्रेज बनाने हैं जो अपनी भाषा पे, अपनी सोच पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी उपलब्धियों पे गर्व ना करें, शर्मिंदा हो, शर्मिंदा। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी चीजों पे शर्मिंदा होते हैं। आपके घर में ऐसे बच्चे होंगे, ये क्या कर रहे हो, बच्चे होंगे। जब सर जब 2024 का चुनावी रिजल्ट आया तो 400 का नारा था, 240 पर कहानी अटकी। फिर बताया गया कि जी संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम उसके बाद ये देख रहे हैं कि वो चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो, और वो वेस्ट बंगाल जैसा किला फतेह है। हमने देखा कि हरियाणा लग रहा था बतौर पत्रकार कि शायद कांग्रेस इजीली उसको जीत जाएगी, लेकिन वहां संघ की मुहिम जो है, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो संघ के, उन्होंने गेम पलट दिया। फिलहाल में ये सब कुछ कब हुआ सर, और कैसे हुआ, और इसको कितना समय लगा है कि बीजेपी ने इसको इजीली जो है कहानी 200 के पार। देखिए, आसान नहीं था ये, खाली संघ नहीं, बाकी संगठन भी, बीजेपी भी। और मैंने आपको बताया ना, लड़ाई कब से शुरू हुई है? आजादी से पहले से लड़ाई चल रही है, लगातार ये हो रहा था। लेकिन नए दौर में नई तरह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघ ने सुनील बंसल उठाए यूपी से। मैंने जो आपको किताब दिखाई, सुनील बंसल जी को ये किताब किसी ने मुझे बताया, प्रभात प्रकाशन की तरफ से बताया गया कि 250 किताबें ये खरीदी। इसमें 4 या 5 बंगाली महानायकों के बारे में भी कहा।
वैसे गुमनाम नायक, उन्होंने वो 250 किताबें अपने जो प्रचारक होते थे, उनके संगठन मंत्री, उनको भेजी एक-एक किताब। ये मुझे किसी ने बताया, प्रभात प्रकाशन की तरफ से 250 किताबों का ऑर्डर उन्होंने दिया है। फिर एक बार मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें इतिहास की 50 वायरल सच किताब सौंपी थी और मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जब वहाँ भेजे गए, तो उन्होंने जो काम किया यूपी में, कैसे बारीक लेवल पे पन्ना प्रमुख जैसी नई व्यवस्था चलाई कि एक पन्ना होगा, उस पेज का प्रमुख कौन है? उस पेज पे जितने वोटर्स के नाम है 10 है तो उसका एक अलग से प्रमुख है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं वो फ़ोटो जो मैंने उनको बुक सौंपी थी, इतिहास के 50 वायरल सच, तो मुझे नहीं मालूम, मेरी उसके बाद बात नहीं हुई उनसे, मतलब एक बार की मुलाकात। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति पढ़ रहा है, कहीं से अपनी टेल ले रहा है, वो एक बारीक चीज़ों पे काम कर रहा है और खाली वो अकेले नहीं है। भाई शुभेंदु अधिकारी का जलवा देखिए, 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा देना छोटा काम है। जाइंट किलर सर, जाइंट किलर। एक-एक कार्यकर्ता ने दिलीप कुमार घोष मार खाते रहे, बीच में कितने-कितने आरोप लगते रहे, लेकिन वो करते रहे। सुकांत मजूमदार, कितने लोग हैं अभी जो नए बीजेपी प्रेसिडेंट बने हैं और सेंटर को अब मोदी जी का जो जलवा है, अमित शाह की जो बारीक राजनीति है, मतलब और भी लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं, छोटे-छोटे कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता कह रहा है मैं 15 साल मार खाता रहा, भाई ये बात। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को पहले जाके वो लोग करते हैं। तो हर पार्टी उनसे क्यों नहीं सीखती? ईवीएम पे आरोप लगाते रहो, इस पे आरोप लगाते रहो। किसी ने भी लिखा था कल, साक्षी जोशी लिख रही थी ट्विटर पे, मतलब ऐसे-ऐसे विरोधी लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी से सीखिए, आप केवल आरोप लगा के मत निकल जाइए कि ये गलत हुआ, ये हुआ, आप सीख क्यों नहीं रहे हैं? आप ज़मीन पे जाके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ज़मीन पे जाके काम कर रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं और ये मेरे पास 2 मिनट बाकी हैं, बस चलूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 मई को टीपू सुल्तान की बरसी थी। 3 बड़े सुल्तान, ममता बनर्जी, स्टालिन, पिनारी विजयन, इनके कैरियर की बरसी हो गई। मान के चलिए 4 मई को। यही मैंने टीपू सुल्तान का नाम इसलिए लिया कि आपने एक ऐसा चेहरा जो खलनायक था उसको नायक बना दिया, महानायक बना दिया। तो आप ये छोड़िए, सबसे पहले मैं तो सब सारी विपक्षी पार्टी को दूँगा कि ये प्रोपेगेंडा चलाना बंद करिए। फर्जी इतिहास पढ़ाना बंद करिए। अपने वोट बैंक के लिए उनको मूर्ख मत बनाइए। आप उन्हें उकसाते हो, आप एक ठोस वोट बैंक बनो, फिर उसके लिए लड़िए। यही करते रहेंगे। हमेशा मेजॉरिटी बुरी नहीं होती। मेजॉरिटी है, तो जितनी अच्छाइयाँ हैं इस लोकतंत्र में, वो उसकी वजह से ही है। आप उसको लगातार अपनी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पे उसको बर्बाद नहीं कर सकते। जो है वो कानून के तहत करिए ना, कौन मना कर रहा है? अल्पसंख्यकों की हेल्प कर सकते हैं कानून के तहत करिए, उनके लिए स्पेशली कानून क्यों बना रहे हो? बस, जिस दिन वो ये समझ लेंगे, उस दिन वो भी जीतना सीख जाएँगे। वरना झूठ चलाते रहेंगे अपना। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया विष्णु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शानदार चर्चा रही। आपसे हमेशा बात करना एक सीखने जैसा रहता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।